मॉर्निंग। कुछ बच्चों का प्रश्न आया है। वो 12th का कोई बच्चा है, संभवतः मुजफ्फरपुर से फ़ोन किया था। 12th में कॉमर्स पढ़ता है। वो बोला कि सर रोज़ रात दिन वायरस वायरस कोरोना वायरस सुन रहे हैं, ये समझ में आता नहीं है क्या क्या चीज़ है। और मैट्रिक में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे सर, लेकिन समझ में नहीं आया, रट गए थे, याद कर लिए थे। तो एक मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दिया वो लड़का कि 10th के बच्चे जनरली जिस सब्जेक्ट में रुचि नहीं रहती है उसको रट जाते हैं। जैसे हमारे बिहार में सबसे ज़रूरी लोग का पढ़ाई का एक ही मकसद है, किसी तरह पास करना और मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ के इंजीनियर बन जाना। अच्छी बात है, नौकरी ज़रूरी है, सबसे प्रधान काम है। और नौकरी की बेचैनी हम लोग के यहाँ इसलिए है कि देखो बेटा, आज़ादी के पहले के अगर तुम किसी लोग का फ़ोटो देखोगे, किसी परिवार का फ़ोटो देखोगे तो बेटा सिर्फ कंकाल दिखाई देता है, खाने को नहीं होता था, आजीविका नहीं चलती थी, लगता था कि सब मरे पड़े हुए हैं। तो आज़ादी के बाद एक ही मकसद सबका हुआ कि जल्दी से मेरा बच्चा पढ़े और अपने पैर पर खड़ा होए, नौकरी करे। बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि परिवार के लोग मजबूत होंगे, अपना आजीविका चलाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो लोग कोशिश करते कि जल्दी हो जाए। तो मान लो कि अब तो 1947 के बाद 2-3 जनरेशन अच्छे पोजीशन पर आ गया है। अब है कि इतना सक्षम हो गया है कि अब कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ बिहार में परंपरा होगी कि नहीं, हम सिर्फ नौकरी करेंगे, मतलब कहीं इंजीनियर हो गए, कहीं डॉक्टर हो गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानते। बिहार के लोग सिर्फ जानते हैं जल्दी पढ़ो, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाओ या सरकारी नौकरी हो जाए, इससे कोई अलावा कुछ नहीं। इसी के लिए वो सारा श्रम करते हैं। इसीलिए ये मैथ पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, फिजिक्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, केमिस्ट्री पर और बायो में। इसके अलावा ना उन्हें इंग्लिश ठीक से आती है, ना एसएसटी आती है। और जिनको मान लो साइंस पढ़ना है, जिनको इंजीनियर बनना है, तो बायो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। दे डोंट नो व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस क्या है। बस रात दिन हम लोग बात करते हैं, अरे ये कोरोना वायरस, तो व्हाट इज़ वायरस। तो ये बच्चे का प्रश्न मेरे अंदर एक बहुत बड़ा, मतलब समझो कि सोच डेवलप किया है कि ये छोटे छोटे टर्म्स को भी आप डिस्कस करें, जिससे बच्चों को, जैसे आपने सोचा है कि चलिए वी विल गो फॉर द किड्स ऑफ द प्लैनेट्स, जहाँ भी जिसको ज़रूरत हो दे कैन कम, दे कैन राइट, दे कैन स्पीक, कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही है तो मेरी टीम कोशिश करेगी कि उन लोगों को कैसे सेटिस्फाइड किया जाए। और मेरी टीम एक बहुत अच्छा काम कर रही है कि एक प्रयास कर रही है कि जितना सिंपल से सिंपल वे में तुम लोग को समझ में आ जाए तो उस पर काम करें। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब कुछ कहकर मतलब सर बहुत सिंप्लीफाई करते हैं आप, बोले नहीं, वो ज़रूरी है। ठीक है, 10th के बच्चों को, 9th के बच्चों के लिए हम लोग जो पढ़ाते हैं एकदम सिंप्लीफाई। तो सबसे ज़रूरी है जो टर्म्स होगा वो क्लियर रहना चाहिए। मैंने हमारा एक ही चीज़ है कि ऑल थिंग्स मस्ट बी क्लियर। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट हमारा मिशन है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मान लो इकोनॉमिक्स में बहुत लोग के मुँह से सुनते हैं कि रेपो रेट ये हो गया, रिवर्स रेपो रेट ये, व्हाट इज़ रेपो रेट नहीं जानते हो, लेकिन बोलते हैं जीडीपी इतना चल रहा है, व्हाट इज़ जीडीपी नहीं जानते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सब मैंने काफ़ी लोग बहुत अच्छी तरह से उसे समझते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे सिर्फ उससे रटे हुए हैं कि अरे इंडिया का जीडीपी ये हो रहा है, व्हाट इज़ जीडीपी, नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि आप उस टर्म को समझें, तब उसको जब पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अंदर तक सेटिस्फैक्शन होगा। अगर आप जीडीपी समझ गए तो वो सारी चीज़ आप समझ सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। अब वो एक वर्ड चलता है सेंसेक्स, खूब बात होती है लेकिन नहीं क्लियर होता। उसी तरह ये उस बच्चे का जो प्रश्न आया वायरस, तो मैंने सोचा कि नहीं, देखो बेटा ये है बेसिकली क्लास 8th में पढ़ने का। अब देखो
क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। ये 4 क्लास अगर बहुत अच्छा से पढ़ लोगे तो लगभग हर चीज़, हर टॉपिक्स आप समझ आए। तो मैं पिछले बार ही बताया था कि जब आईएएस का कंपटीशन होता है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें यही बात करती है। वहाँ पर जितने बच्चे थे बोलते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी बुक्स पढ़ जाओ, जो उसका सिलेबस है वो पढ़ जाओ, तो तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत क्लियर से समझाया गया, और हम लोग उसको समझने के व्यू से कम पढ़ते हैं, रट जाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे यहाँ एग्ज़ाम की पद्धति क्या है, 100%। अभी तो बहुत से कॉलेज में है कि अगर आपको 100% नंबर आया है तब भी आपका एडमिशन नहीं होता है। तो ये नंबर गेम्स है, ये एक अलग चैप्टर है, उस पर हम लोग नहीं। मेरा ये है कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। जब आप सिविल सर्विस या अन्य एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो आपके पास क्या एप्टीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, ये मतलब रखता है। आप मान लीजिए मेडिकल में पढ़ रहे हैं तो आप अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड पर ये मतलब रखता है, ठीक है। तो आपको वो डेवलप करना है, आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड, ठीक है बेटा। एंड हर आदमी एक यूनिक चीज़ है, वो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा जिज्ञासा लाएगा, तो ही कैन बी मच बेटर। तो अब जब आए हो दुनिया में तो कोशिश ये करना है कि तुम्हारा फिजिकल पोटेंशियल भी एकदम मैक्सिमम जाए, मेंटल पोटेंशियल भी मैक्सिमम जाए। तो इसके लिए आपको यू हैव टू पे अटेंशन। अगर आप अटेंशन नहीं दीजिएगा तो इट विल नॉट डेवलप। और इस खुद डेवलप करोगे, कोई नहीं डेवलप करेगा, कोई टीचर या कोई नहीं डेवलप करता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप योर अटेंशन एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू रेज योर पोटेंशियल टू 100%, योर physical potential and your mental potential, and this must be very clear to you. You have to work like this, you have to find your own direction. अपनी दिशा तुम्हें खुद बनानी है। हम लोग क्या है कि चलो बच्चा पैदा हुआ 3 साल का है तो पूछो बेटा क्या बनोगा, डॉक्टर बनूंगा। वो तो डॉक्टर के बारे में जानता नहीं, लेकिन डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एसपी बनूंगा, वो तो रटा हुआ चीज़ है। प्रयास ये होना चाहिए कि आपका 10th तक क्या डेवलपमेंट हो, आपकी क्या इंटरेस्ट हो। लेकिन अब है कि इंडिया में भी 2-3 जनरेशन जो अच्छा पैसा कमा लिया है या वेल टू डू हो गया है, वो अपने बच्चों को फ्रीडम दे रहा है कि यू कैन डू एनीथिंग। और जो अभी थोड़ा सा नीचे है तो उन लोग का प्रयास है कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी नौकरी करें। और मेरी तरफ रूरल एरिया में बहुत गरीबी है। सीधा गार्जियन का, जो भी गार्जियन आते हैं तो एक ही बात करते, सर मैट्रिक इसको पास करा दीजिए, इसको दौड़ा दीजिए, इसको मिलिट्री में भर्ती हो जाना है। उसके आगे का नहीं सोचते। हम बोले क्यों, आप आगे का क्यों नहीं सोचते? बोले नहीं सर, जल्दी नौकरी करेगा तो परिवार को संभालेगा। तो ये भी उनकी सोच कहीं से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो उनकी जो स्थिति है उसमें वो चीज़ सोचेंगे, तो वो भी उसको अच्छा से करें। मैट्रिक तो अभी बहुत बढ़िया पढ़े, फिर अपना जॉब करें, आजीविका अपना चलाएं, तो ये चीज़ हुआ अलग। अब बताओ, हम लोग चलते हैं इस पर। एक वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले समझना पड़ेगा। उसी माइक्रोज्म का एक वर्ड और बोला जाता है माइक्रोब्स, क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी में एक ही चीज़ के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किया जाता है। अभी मान लो फिजिक्स में तुम्हें बताया था, बोलेगा बॉडी, केमिस्ट्री में चला जाएगा मैटर, सब्सटेंस, यहाँ बोलो फिजिक्स में ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ है। बायोलॉजी में जाएगा तो ऑर्गेनिज्म बोलेगा। तो ये अलग अलग चीज़ है, उस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे। चलो पहले हम लोग जाने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्या है। उसके बाद एक लिखा ऑर्गेनिज्म, बात समझ में आए। ऑर्गेनिज्म बेटा बायोलॉजी में जब यूज़ करेंगे एक जीव, ठीक है, लिविंग थिंग्स। अब देखो ऑर्गेनिज्म में क्या है, टाइगर, लायन, मैन, बॉय, गर्ल, ट्री, सब ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? तो जो ऑर्गेनिज्म बड़ा है, एक वर्ड, 2 वर्ड एकदम क्लियर था, मैक्रो और माइक्रो।
मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। और माइक्रो से वर्ड आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप देखा है ना? सीनियर वाले तो देखे होंगे, जूनियर अभी नहीं देखे हैं, तो डॉक्टर के पास भी वो लोग रखता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप बहुत छोटा चीज़ जो तुम्हारे आँख से नहीं दिखाई दे रहा है, उसको देखने के लिए एक मशीन है माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो मैक्रो ऑर्गेन कौन है? जो हमको अपनी आँख से दिखाई दे रहा है। तो सब दिखाई दे रहा है, जितना ट्री है, एनिमल्स है, प्लांट से दिखाई दे रहा है, इंसेक्ट भी, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी दिखाई दे, ये सब मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, या एक्रो ऑर्गेनिज्म बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ चीज़ जो हमें आँख से नहीं दिखाई देता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, उसको बोलते हैं माइक्रो है। क्या है? और उसको देखने के लिए क्या करोगे? माइक्रोस्कोप लगाते हैं साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग। तो वैसे जीव जो बहुत छोटे हैं, जो हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, उसी को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब समझ में आया? जीवित चीज़ है, लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि आँख से नहीं दिखाई देता, तो उसको लोग क्या बोलोगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? या एक और वर्ड क्या लिखा गया है? माइक्रोब्स। ठीक है? अब है कि माइक्रोज्म कहाँ रहता है? तो इस प्लैनेट पर ही रहता है, इस प्लैनेट पर भी रहता है ना। अब देखो कुछ भगवान जी बनाए हैं प्लांट्स जो ज़मीन पर है, कुछ प्लांट्स पानी में है, कुछ हवा में भी उड़ते रहता है। उसी तरह कुछ एनिमल्स यहाँ ज़मीन पर, सॉइल पर रहता है, कुछ एनिमल्स पानी में रहता है, कुछ एनिमल्स छोटा छोटा हवा में उड़ता है। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आँख से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ सॉइल में, मिट्टी में है, कुछ वाटर में रहता है, कुछ हवा में तैरता है, कुछ हमारे बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है? क्लियर? ठीक है? अब चलो, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट लोग कुछ गुण के वजह से 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। इसको बोलते हैं, जब ग्रुप में बांटते हो कुछ प्रॉपर्टी मिलता है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सब 5 से पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स। ठीक है? तो कुछ प्रॉपर्टी मिलेगा तो उसको एक ग्रुप में बनाया गया है। अब जैसे यहाँ पर माइक्रोज्म का बनाया गया है, एक ग्रुप जो है एल्गी, ठीक है, दूसरा ग्रुप बैक्टीरिया, बहुत बैक्टीरिया का नाम सुने, तीसरा ग्रुप प्रोटोजुआ, चौथा ग्रुप खतरनाक वायरस, पांचवा फंजाई, कहीं फुंगी भी लिखा रहता है, तुम जो सब फंजाई। देखो बेटा, ये है एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? ये सारे लोग को जानना होगा। ठीक है? अब इसको याद करने के लिए क्या करोगे? ए, देखो आसान तरीका, पहले इसका अक्षर ले लो ए, इसका बी, इसका पी, वी, एफ। अब इसको खाली रट जाओ। क्या याद करोगे? ए बी पी वी एफ, ए बी पी वी एफ, ए बी पी वी एफ। अब तुम्हारा था ए फॉर एल्गी, बी फॉर बैक्टीरिया, पी फॉर प्रोटोजोआ, वी फॉर वायरस, एफ फॉर फंजाई। बेटा एकदम याद हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही दुनिया में है जो हमारे आँख से नहीं दिखाई देता है, और ये इसी को बोलते हैं माइक्रो। ठीक है? तो जो साइंस वाले हैं क्लास 8, 9, 10, 11, 12, इन लोगों के लिए तो बेटा सब चीज़ जानना जरूरी है, लेकिन जो जनरल आदमी है उनके लिए तो बस 2 नाम जानना ज़्यादा जरूरी है। एक्सप्लेन तो सबको करेंगे, लेकिन 2, बैक्टीरिया और वायरस, 2 चीज़ तुमको जानना होगा। ये नाम तो सुना हुआ है, रात दिन हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस। आजकल तो कोरोना वायरस तो बात ही हो रहा है। ठीक है? क्लियर? समझ में आया? तो याद कैसे करोगे? ए बी पी वी एफ, ए बी पी वी 2-4 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। और कल ही पूछूंगा या 10 मिनट बाद भी पूछूंगा, अगर तुम्हें ए बी पी वी एफ याद है तो सारे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म तुम बता सकते हो। कोई भी XYZ कोई भी बता सकता है। क्लियर? क्या पढ़ा रटोगे? ए बी पी वी एफ, ए फॉर
एल्गी, बी फॉर बैक्टीरिया, पी फॉर प्रोटोजोआ, वी फॉर वायरस और एफ फॉर फंजाई। याद हो गया ना? और अभी हम लोग ये दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर इसको देखते हैं। बैक्टीरिया और वायरस, ये हम लोग को जानना है, ठीक है बेटा। अब बैक्टीरिया है सबसे सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे सिंपल होता है, एक बात। और यूनिसेलुलर, ये सब लोग को जानने की जरूरत नहीं है। यूनि मतलब एक सेल, मतलब हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी सेल से बना है, क्लियर। अब सेल होता क्या है, तो देखो बेटा, घर देखे हो, बिल्डिंग, घर देखे हो, घर बनता किससे है? ईंट से, स्टोन से, एक ईंट, दो ईंट, तो रिपीट होते रहता है, घर बनता है। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? ईंट की ज़रूरत है। इसीलिए उसको एक नाम दिया गया, स्ट्रक्चर बनाने में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। याद रहेगा? बिल्डिंग ब्लॉक्स याद रहेगा। तो कोई चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बता सकते हैं। और एक और वर्ड स्ट्रक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड यू हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन। स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, बनावट का ढंग, तो इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। आप यू कैन यूज बिल्डिंग ब्लॉक और स्ट्रक्चरल। तो घर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? स्टोन। घर का स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? स्टोन। अच्छा, मान लो कि मम्मी का जो माला है, मोती का माला अगर मम्मी पहनती है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है मोती, ठीक है, गोल गोल देख। उसी तरह हमारा जो बॉडी बना है वो छोटे 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 गोल गोल एक समान है, जिसको हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोग, सेल बोला, CELL। सेल जब पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो हमारे बॉडी किस बना? सेल से। जिसके बॉडी में ज़्यादा सेल होगा उतना बड़ा होगा, जिसके बॉडी में कम सेल होगा उतना छोटा होगा। तो ये बाबू साहब तो सबसे सिंपल है, तो इनके बॉडी में सबसे कम सेल है, एक सेल है, यूनिसेलुलर इसलिए बोलते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रो, एक सेल वाला माइक्रो। अगर ये ज़्यादा रहता है, ज़्यादा सेल रहता है बैक्टीरिया में तो दिखाई देता है ना, ज़्यादा सेल प्रोटोजोआ दिखाई देता ना, तो इसका मतलब इस समय सेल कम होता है, लेकिन बड़ी तूफान होता है सब, ठीक है। देखा है बैक्टीरिया में जाना, ये दिखाई कैसे देगा बेटा? माइक्रोस्कोप से, ठीक है। एक हम लोग को जानना है वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है ना। अब वायरस, डॉक्टर बताए वायरस फैला हुआ है। वायरस सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसको देखने के लिए ये जनरल माइक्रोस्कोप काम नहीं आता है, उसके लिए एडवांस्ड माइक्रोस्कोप, आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप निकला है, वो काम आता है, ठीक है। तो ये देखने के लिए सबसे छोटा है, तो कौन सा माइक्रोस्कोप लगेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रो, एक। और दूसरा बेटा, ये रहता क्या है? बस आजकल से कहाँ रह रहा है कोरोना? हम लोग लिविंग बॉडीज़ के सेल में चला जाता है, लिविंग बॉडीज़ में जा जाता है। हम लोग कैरियर है ना कोरोना पर, तो हम लोग की बहुत सी बातें हुई हैं, ठीक है। अगर मान लो लिविंग बॉडी में रहेगा तो बाहर वो मर जाएगा। हालांकि अभी कुछ हो रहा है, कोरोना पर डिस्कशन हो रहा है कि शायद हवा में भी थोड़ी दूर जा सकता है वो। दूसरा है कि हम लोग जो स्पिटिंग करते हैं, थूकते हैं, उसमें रहता है। इसलिए आप लोग प्रयास करेंगे कोई आपके घर के या घर में अगल बगल कोई ऐसे थूके नहीं, स्पिटिंग नहीं करना है, बहुत खतरा। कोई अनजान आदमी आए तो प्रयास करना वो नहीं थूके, ठीक है। वायरस ट्रैवल कर रहा, अब अनेक साइंटिस्ट लोग अनेक रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक हम लोग को था कि होस्ट बॉडी में जो लिविंग जो प्राणी होता है उसी के बॉडी में रहता है। हम ही लोग कैरियर हैं वायरस के। अब मान लो कि जैसे हमें खांसी हो गया, हम खांसेंगे ना तो इस हवा से तुम्हारे बॉडी में चला जाएगा, तुमको वायरस चला जाएगा, तुम्हारे प्रॉब्लम है। तो वही अभी देखो क्या कहेगा कोरोना में, डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। वर्ड अब चालू हो गया सोशल डिस्टेंसिंग, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग पर, है ना। लेकिन अभी वर्ड चला है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आपको दूर रहना, आप लोग कोरोना के इसमें दूर रहिए, ठीक है। और प्रयास करें कि नए अनजान आदमी से ना मिलें, क्योंकि वो कैरियर है, कैरी करके आ सकता है। और इलाका में जो भी अनजान आदमी आए, नए आदमी, तो मम्मी पापा को बोलिए वो थोड़ा केयरफुल रहे, ठीक है। और प्रयास हो कि मम्मी पापा भी बाहर ना जाएं, घर में रहें। जाएं अगर पापा जी तो पूरा प्रोटेक्ट करके जाएं, जो खरीद के चले।
ठीक है बेटा। और इसको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे खतरनाक कौन होता है? वायरस। ठीक है बेटा, वायरस होता है। और ये तो दो चीज़ तुम्हें याद रखना, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ समझ में आए। अब देखो, आखिर में भगवान ये सब भी चीज़ बनाए हैं तो जरूर कुछ सोच के बनाए होंगे। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल होते हैं। ठीक है बेटा, तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखो। अब जैसे दूध है, दही बन जाता है, ऐसे नहीं बनता है। उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके वजह से उनके एक्शन रिएक्शन से दही बनता है, ब्रेड बनता है। खाने का बहुत सा सामान को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। एक दूसरा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग खाते हैं जिसमें बहुत प्रोटीन और विटामिन होता है। एक है मशरूम, आजकल खाया जाता है इंडिया में, तो अभी धीरे धीरे परंपरा चालू हुआ है। उसमें बहुत सा विटामिन प्रोटीन, माइक्रो मतलब थोड़ा सा बड़ा है माइक्रो, ये उसमें भी तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और एक वर्ड लिखा है डिकम्पोजर। तो जैसे मान लो कोई जानवर मर गया, वो तो सड़ने लगता है, महकने लगता है, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है। वो क्या करता है, पूरे उसको, जैसे मान लो कोई चीज़ मर जाता है, 6 महीना बाद देखो तो सब टुकड़ा 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 उसका एकदम टुकड़ा टुकड़ा वहाँ पर, अगर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, मैंने तोड़ देता है पूरा चीज़ को। जितना कॉम्प्लेक्स है बॉडी, उसको तोड़ के एकदम सिंपल। कौन काम करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पूरे डेड बॉडी को तोड़ देता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वर्ड याद रहेगा, जनरल बात है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो कोई कंपोज चीज़, मतलब जानवर जो है मरा हुआ या प्लांट है, उसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज किया। उसके बाद देखो, तुमको सुन के आश्चर्य होगा, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो अभी मान लो तुम लोग जानते हो, दवाई। ठीक है, अब ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। बहुत से सब्सटेंस जो एंटीबायोटिक बना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? और ये किसके लिए? जो हमारे अंदर यही बीमारी होगा उससे लड़ने के लिए डाला जाए। अब कैसे बनता है उसको थोड़ा सा साइंस का डिटेल्स है, वो क्लास 8 वाले पढ़ोगे, उसको समझाया जाएगा। क्लास 9 पढ़ोगे, क्लास 10 पढ़ोगे, और आगे जो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं उनके सब्जेक्ट्स में रहेगा ये चीज़। लेकिन आप सिर्फ ये जानिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से एंटीबायोटिक बनता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल माइक्रो, उसको मारने के काम में आते हैं। अजीब विडम्बना है, जहर से जहर बन रहा है। जहर से जहर को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल हो रहा है। चलो, और ये सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बना, पेनिसिलिन। नाम तो जानते हो, पेनिसिलिन तो खरीदते हो दुकान में, मतलब दवाई के दुकान में मिलता है। बहुत से डॉक्टर लिखते हैं पेनिसिलिन। सबसे पहला एंटीबायोटिक बना बेटा, उसके बाद तो बनने लगा, तो बहुत सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह सारी चीज़ बन रहा है, लेकिन पेनिसिलिन से शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया जब एंटीबायोटिक बना। एक किसका योगदान हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन। वैक्सीन पड़ता है ना, टीका, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। क्लियर? और टीका पड़ेगा कि आपको वो बीमारी नहीं। अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन खोजा जा रहा है, लेकिन इसके पहले देखते हो बहुत तरह के वैक्सीन, तुम लोग छोटे बच्चे हो गए तो मम्मी पापा ले जाकर में वैक्सीन डलवाते हो। पोलियो का है, तुमको और सब मीजल्स का है, वो अनेक बीमारियाँ का। तो किससे बना? माइक्रो। ये क्या है? यूजफुल माइक्रो। कोई दिक्कत इसमें नहीं? वेरी गुड। ये चीज़ बार बार सुनिएगा, जो टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं एकदम क्लैरिटी चाहिए। आप साइंस पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आप कहीं भी बात कर सकते हो। वायरस वायरस कहते तो पता चल गया ना वायरस है क्या। उसके बाद कुछ हार्मफुल माइक्रो। तो दुनिया में देखो हर तरह का चीज़ होता है ना, अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। तो अच्छे वाले के बारे में जाने, हार्मफुल माइक्रो।
देखो बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम्हें बीमारी होगा, डिजीज होगा, उसके लिए एक वर्ड है, आपको पैथोजन। देयर आर मेनी पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या हुआ? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम्हें डिजीज होता है वो पैथोजन कहलाता है बेटा। क्या बोलोगे? कोरोना वायरस बाबू क्या है? पैथोजन है। पैथोजन समझ में आया? अच्छा करते हैं कोरोना बाबू नहीं तो पैथोजन बोलोगे, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम्हें डिजीज होगा वो पैथोजन कहलाएगा। और ये पैथोजन बाबू वायरस तो बताए ना अभी, अंदर तुम्हारे अंदर जाएगा, वहीं अपना तोड़ फोड़ धूम धड़ाम मचाएगा। और ये बड़ा ही ताकतवर पैथोजन अभी है कोरोना। कोरोना बहुत ही ताकतवर पैथोजन अभी है। पैथोजन क्लियर? क्या? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे बॉडी में जाके डिजीज पैदा कर दिया, तुम्हें बीमार कर दिया, उसको बोलेंगे पैथोजन। वर्ड क्लियर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यहाँ दो वर्ड अभी जो इंपॉर्टेंट जा रहा है, वन इज डिकम्पोजर, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, पैथोजन। कोई गड़बड़ी नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फोटो बन गया ना दिमाग में। चलिए, कैन यू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद नेकेड आइज? आँख से देख सकते? नो, यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। और वायरस बाबू को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन, जो एडवांस माइक्रोस्कोप है, उससे ऐसे नहीं दिखाई देगा, बिना दिखाई दिया आता। अब बेटा आता कैसे है? देखो, कुछ जैसे जिसको बीमारी होगा, जैसे सर्दी खांसी, एक एग्जाम्पल समझो, वो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे मिलेगा, हाथ मिलाएगा, छींकेगा और टक से तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, ठीक है। और अभी तो सबसे खतरनाक ये हो गए। तो देखो बेटा, अब क्या है कि कोरोना तो एक चीज़ कर दिया कि मास्क लगवाने लगा है ना, तो अब धीरे धीरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग जब भी बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे। क्यों? कि वो डिजीज़ एक आदमी से दूसरे आदमी, तो खांसेगा, ये करेगा तो तुम्हारा नाक मुंह बंद रहेगा, तो मुंह बंद रहेगा तो मान लो उसको बीमारी है तो तुमको नहीं आएगा, नाक बंद रहेगा तो तुम्हारा सांस नहीं ले सकते हो। तो कम से कम दो तरीका से तो बचोगे ना। तो जापान एक देश है जहाँ पर लोग मास्क निकाल के चलता है। अब देखो, अब ये हमारे यहाँ भी कंपलसरी हो जाएगा कि और बच्चे जब स्कूल खुलेगा तो सब लोग को मास्क खरीदना होगा और मास्क लगा के स्कूल आओगे। अगर मास्क लगा के नहीं आओगे तो स्कूल में घुसने नहीं देंगे, ठीक है। सब लोग, सारे लोग धीरे धीरे मास्क लगाने की आदत डालिए, क्योंकि कोरोना नहीं, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज जो है जिससे आपको बीमारी फैल जाएगा। अगर किसी को खांसी भी है, किसी को अगर उसके पास जाओगे ना बेटा, खांसी तुमको भी हो जाएगा, क्योंकि वो उसके खांसने से, छींकने से, टच करने से। पहले के समय में हम लोग का एक बड़ा अच्छा लगता था कि घर में कोई बीमार होता था ना तो एक रूम में उसे कर दिया, तो वहाँ कोई नहीं जाता, पूरी सफाई मेंटेन करते, नहीं जाओ, तुमको भी हो जाएगा। बच्चों को होता तो बच्चों को और दूर रखा जाता था, तो एक बड़ा अच्छा चीज़ था। तो अब तो धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन फिर कोरोना उस चीज़ को लग रहा है कि आपको सफाई एकदम मेंटेन रखना है। और ये जो है मास्क लगाने की ट्रेडिशन सब शुरू हो जाएगी। समझ में आया? मास्क लगाना ही पड़ेगा। ये कम्युनिकेबल डिजीज, ये पैथोजन से बचने के लिए, सिर्फ कोरोना पैथोजन नहीं है, अनेक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको दूर करना। ये कैसे कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेट करते कैसे, वन पर्सन टू अनदर, उसको वायरल डिजीज है सर। ये सब भी मतलब मच्छर काट लिया, कुछ काट लिया, चला गया अंदर, मलेरिया हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। तो ये सब है हार्मफुल माइक्रो, दोनों समझ में गए, यूजफुल भी हैं और हार्मफुल है। तो अभी हार्मफुल माइक्रोब्स जिसमें वायरस बाबू बहुत ही अभी ताकत, देखो देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, दिखाई भी नहीं दे रहा है। देखने की बात क्या है, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अब कब ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं, किसी आदमी के बॉडी में घुसकर और आएंगे। इसीलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। अब इसको आदत बना दोगे, अब आप आगे की दुनिया इसी तरह चलेगी, आपको डिस्टेंस रख के चलना होगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं किसके वजह से वायरस आएगा, हमको नहीं मालूम है। ओके, आप इस पर ध्यान देंगे। और अब क्लियर होगा। बाबू जो फ़ोन किए थे देख लेना बेटा, और मेरे समझ से आप तुमको क्लियर होगा। कोई डाउट होगा
ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।